क्वालिटी स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे। ये हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल क्वालिटी स्टडी एकेडमी को विज़िट कीजिए। इस दूसरे लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, केप्लर्स सेकंड और थर्ड लॉ क्या होता है। ये तीनों लॉज हम देखने वाले हैं और यह बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेविटेशन का, इसलिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के और हम बहुत इजी तरीके से ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, सो लॉज पढ़ने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। ओके, प्लैनेटरी मोशन में इस प्लैनेट का मोशन, प्लैनेट्स कहाँ होते हैं हमारे यूनिवर्स में। देखो ये हमारी यूनिवर्स है। ओके, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं और प्लैनेट्स क्या करते हैं, स्टार के अराउंड मोशन करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सन क्या है, स्टार है, और सन के अराउंड कौन मूव करता है, अर्थ। ओके, तो अर्थ के मोशन, अर्थ एक प्लैनेट है तो अर्थ के मोशन को क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मोशन। उसी तरीके से अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर और वो भी मोशन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन। ओके, सो पुराने ज़माने में बहुत सालों पहले इन 14th और 15th सेंचुरी क्या होता था कि वो जो हमारे यूनिवर्स में, आकाश में जो जितने भी प्लैनेट्स थे उसको मोशन को, उसको कैसे देखते थे, नेकेड आई से देखते थे। तब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना था वो प्लैनेट्स को देखने के लिए। तो उन प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते थे। जो भी प्लैनेट्स को स्टडी करने वाले खगोल शास्त्री, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। सो सारे के सारे एस्ट्रोनॉमर जो खगोल शास्त्री थे वो अपनी आंखों से देखते थे, प्लैनेट्स के पोजीशन को मॉनिटर करते थे, लेकिन आंखों से उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता था कि आकाश में प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे। ओके, सो अच्छा मॉनिटरिंग करना है और अच्छे से देखना है और अच्छे से पोजीशन डिटरमाइन करना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि 16th सेंचुरी में 1608 में एक हॉलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री है, हॉलैंड भी उस कंट्री का दूसरा नाम है। तो हॉलैंड और नीदरलैंड में एक चश्मा बनाने वाले हंस लिपर्शे नाम के हंस लिपर्शे नाम के आदमी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता था और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बनाया किसने, हंस लिपर्शे ने 1608 में। लेकिन उस टेलीस्कोप का पहली बार यूज़ किसने किया, प्लैनेट्स को देखने के लिए, हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसका यूज़ किया गैलीलियो ने। सो गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम्स में सन, मून, जुपिटर, ये सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम गैलीली ने किया और उसने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप का यूज़ किया उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और गैलीलियो ने अपना भी एक अलग से टेलीस्कोप बनाया। वो देखो कैसे दिखता था, ये है गैलीलियो का टेलीस्कोप। इस तरीके से लंबे पाइप जैसा था और इससे बड़े दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते थे, आकाश में प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते थे। तो गैलीलियो ने आकाश में हमारे सोलर सिस्टम में मून को ऑब्जर्व किया, मून की पोजीशन डिटरमाइन की, हमारे जुपिटर की पोजीशन डिटरमाइन की गैलीलियो ने। और गैलीलियो हमारे कैसे दिखते थे, ये है गैलीलियो का स्केच। गैलीलियो 1564 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 1642 में हुई। और उस ड्यूरेशन में गैलीलियो बहुत बड़ा नाम कमा चुके थे और गैलीलियो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर के रूप में उभर चुके थे उस वक्त। और गैलीलियो ने बहुत सारे प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व किया, मून के, और खासकर उन्होंने मून और जुपिटर की स्टडी की। ठीक है, तो उसके बाद टेलीस्कोप का आविष्कार होने के बाद बहुत लोगों ने सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स की स्टडी की और बहुत लोगों ने डेटा बनाया मतलब पोजीशन डिटरमाइन की, बहुत सारे नोट्स ऑब्जर्व किए, बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारे डेटा बनाया, प्लैनेटरी पोजीशन और मोशन को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई 16th सेंचुरी में। ओके, तो इस डेटा और इन पोजीशन और बहुत सारे नोट्स के आधार पे
जोहानस केपलर, ओके, दैट इज जोहानस केपलर ने इन पूरे पोजीशन और डेटा की स्टडी किया, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स और मोशन की, और जोहानस केपलर ने 3 लॉज दिए रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन। जोहानस केपलर ने 3 लॉज दिए रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन। ओके, सो सपोज करो कि ये प्लैनेट है, ओके, ये प्लैनेट है, ओके, तो जोहानस केपलर ने क्या बताया कि ये प्लैनेट है, ओके, तो ये प्लैनेट मतलब ये जो शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं इलिप्स। ओके, तो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, ऐसे इलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। ओके, तो प्लैनेट का मोशन क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, मतलब इलिप्स के शेप में। प्लैनेट जो मूव करते हैं वो इलिप्स के शेप में मूव करते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे एनिमेशन, ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है वो बराबर इलिप्स के शेप में मूव। इस शेप को, जो येलो कलर का शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलिप्स। ओके, ये शेप को बोलते हैं इलिप्स। और प्लैनेट जो है, हमारा प्लैनेट जो है इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ये बताया किसने, जोहानस केपलर ने बताया। ओके, तो ये तुमने नया वर्ड सुना होगा कि इलिप्स क्या है एक्चुअली में। ये जो देख रहा है येलो गोला, गोला भी नहीं है, वो एक खींचे समान दिख रहा है, जो येलो कलर का शेप, इसको बोलते हैं इलिप्स। और हमारे जो प्लैनेट रहते हैं, वो जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब ऑर्बिट करना मतलब घूमना, इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। तो इलिप्स तुमने अगर पहली बार सुना होगा तो इलिप्स किसको बोलते हैं, देखो इलिप्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। ओके, तो ये समझ लो ये सर्कल है। सर्कल तो तुमने देखा होगा कि ये सर्कल है। अगर सर्कल को मैंने दोनों साइड से, जो एरो दिख रहे हैं, ये देखो जो एरो दिख रहे हैं, सर्कल को दोनों एरो के साइड से मैंने खींचा मतलब स्ट्रेच किया। ओके, ये सर्कल है। ओके, और सर्कल को 2 साइड से मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, 2 साइड से खींच रहा हूँ, तो कैसे क्या बनेगा, उसका इलिप्स बनेगा। इस तरीके से सर्कल को खींचा और उसका इलिप्स बन गया। ओके, सर्कल को अगर मैं 2 साइड से खींचूंगा तो इलिप्स बनेगा। तो ये इलिप्स दिख रहा है, तो ठीक है। तो इलिप्स का जो सेंटर होता है ये यहाँ पर होता है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन दिख रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बड़ी है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा एक्सिस, मेजर एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है छोटी, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि छोटा है इसलिए माइनर मीन्स छोटा, माइनर एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है वो माइनर एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इलिप्स में 2 चीज़ें याद रखनी है। तो इलिप्स में 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको बोलते हैं F1, दैट इज फोकस पॉइंट, और एक होता है राइट हैंड साइड में। ओके, ये इसको भी बोलते हैं फोकस पॉइंट, दैट इज F2। तो इलिप्स में एक सेंटर होता है, 2 एक्सिस होते हैं, और 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं 2 फोकस पॉइंट। ओके, फोकस पॉइंट होते हैं। ओके, तो एक रहा तो फोकस पॉइंट, 2 रहे तो उसको बोलते हैं फोसाई। ओके, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। ओके, जैसे एक बच्चा रहा तो उसको चाइल्ड बोलते हैं, और बहुत सारे रहे तो चिल्ड्रन बोलते हैं। वैसे अगर 2 फोकस, एक से ज़्यादा फोकस है तो उसको बोलते हैं फोसाई। तो इलिप्स में कितने फोसाई होते हैं, 2 फोसाई होते हैं। F1 ओके, फोकस पॉइंट नंबर 1, और F2 फोकस पॉइंट नंबर 2। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। इलिप्स में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। ओके, 2 मेजर एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर और माइनर, और 2 फोकस पॉइंट होते हैं, उनको फोसाई बोलते हैं, F1 और F2। तो ये हो गया एलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखेंगे एक्चुअली कि केपलर्स लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केपलर फर्स्ट लॉ क्या होता है। ओके, तो ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है, और इलिप्स है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, प्लैनेट क्या हो रहा है, इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव कर रहा है इस तरीके से। प्लैनेट क्या करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। फिर से बता रहा हूँ, इस तरीके से देखो, प्लैनेट क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये इलिप्स है, तो इसलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से इलिप्स शेप के अराउंड वो मूव कर रहा है। ओके, सो इलिप्स के अंदर देखो 2 फोकस हैं। ओके, सो इलिप्स कैसे, इलिप्टिकल ऑर्डर में तो मूव करेगा प्लैनेट, लेकिन प्लैनेट किसके अराउंड मूव करता है, स्टार के अराउंड। जैसे हमारा अर्थ किसके अराउंड मूव करता है, सन के अराउंड। सो केपलर्स ने बोला कि जो प्लैनेट मूव करेगा वो
इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव करेगा अराउंड द सन, और सन की पोजीशन कहाँ होगी, सन पोजीशन F2 पे भी हो सकता है और F1 पे भी हो सकता है। मतलब सन F2 पे भी रह सकता है या फिर F1 में भी रह सकता है। मतलब या तो सन फोकस पॉइंट 2 पे रहेगा या तो सन फोकस पॉइंट 1 पे रहेगा। मतलब प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन at one of its foci, means around the sun planet move करेगा और sun one of its foci, मतलब कोई भी एक फोकस पॉइंट पे होगा सन, या तो F2 पे होगा या फिर F1 पे होगा। इट मीन्स दैट प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोसाई। तो सन क्या होगा, या तो इलिप्स के F2 फोकस पे होगा या F1 फोकस पे होगा। सो दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई, सन एट वन ऑफ द फोसाई। दो में से एक फोकस पॉइंट पे सन रहेगा और प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे केपलर सेकेंड लॉ क्या होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ भी इसी से रिलेटेड है। ये सन है हमारा, ओ मतलब द पोजीशन ऑफ सन और ए मतलब पोजीशन ऑफ प्लैनेट। ओके, तो हमारा प्लैनेट यहाँ पे, और ये प्लैनेट कैसे घूमेगा, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा सन के अराउंड। यहाँ पे सन है हमारा, सपोज करो ओ पोजीशन पे, एक कोई भी दो में से एक फोकस पॉइंट पे है सन, और प्लैनेट क्या कर रहा है, उसके अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सपोज करो प्लैनेट है पोजीशन नंबर ए पे और 30 डेज बाद, 30 दिनों के बाद प्लैनेट पहुंचा बी नंबर के पोजीशन पे। ओके, तो 30 दिनों बाद, 30 डेज बाद प्लैनेट पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पोजीशन पे गया। तो कितना एरिया कवर किया प्लैनेट ने, AOB, इतना एरिया कवर किया। कितना एरिया कवर किया, जो ब्लू कलर में दिख रहा है उसने, प्लैनेट ने AOB इतना एरिया कवर किया जो ब्लू कलर में, कितने दिनों में, 30 दिनों में। सपोज करो प्लैनेट फिर से आगे पहुंच गया सी पोजीशन पे, ये वाले सी पोजीशन पे। ठीक है, और फिर सी पोजीशन से डी पोजीशन पे जा रहा है प्लैनेट, फिर डी पोजीशन पे पहुंच गया। ओके, फिर सी से डी जाने में उसने कितना एरिया कवर किया, COD 30 डेज में COD एरिया कवर किया। मतलब पहले प्लैनेट ए पोजीशन पे था, बी पे गया 30 दिनों में और उसने AOB एरिया कवर किया। फिर प्लैनेट सी पोजीशन पे पहुंचा और फिर डी पोजीशन पे गया फिर से 30 दिनों में और उसने एरिया कवर किया COD। और ये फाइंड हुआ केपलर्स को कि AOB एरिया जो है 30 दिनों में जितना कवर किया उतना ही COD जो एरिया है वो भी 30 दिनों में किया। मतलब एरिया ऑफ COD एंड एरिया ऑफ AOB इक्वल रहेगा। मतलब प्लैनेट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा तो प्लैनेट विल कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर अगर A से B में 30 दिनों में जाता है तो जितना एरिया कवर करेगा उतना ही सेम एरिया कवर करेगा जब प्लैनेट C से D 30 दिनों। मतलब ये टाइम इंटरवल सेम था, यहाँ पे भी 30 दिन, वहाँ पर भी 30 दिन, तो जो एरिया कवर होगा वो भी सेम रहेगा। मतलब केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। इन वर्ड्स में क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ये लाइन जॉइन कर रही है प्लैनेट्स एंड द सन, स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब स्वीप्स मतलब कवर करेगी, ये जो लाइन जॉइनिंग ऑफ सन एंड प्लैनेट, जब ये प्लैनेट मूव करेगा इन इलिप्टिकल ऑर्बिट तो इट विल कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर A से B अगर मूव कर रहा है 30 दिनों में तो जो एरिया कवर करेगा वो एरिया इक्विवेलेंट होगा C से D मूव करने में, क्योंकि C से D मूव करने में भी 30 दिन लग रहे हैं, सेम एरिया। तो लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। अब हम देखेंगे थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ होता है केपलर्स का। ओके, केपलर्स का थर्ड लॉ हम देखने वाले हैं। तो थर्ड लॉ देखने के लिए ये सन है सपोज, और ये सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है। ओके, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये हमारा प्लैनेट है, ये सन है।
तो सपोज करो पहले प्लैनेट यहाँ पर है, ओके, तो इसका जो डिस्टेंस है सन से r1 है, ठीक है। सपोज करो इसका डिस्टेंस सन से r1 है। अब प्लैनेट आगे बढ़ा, यहाँ पे गया, प्लैनेट पहुंचा, अब उसका डिस्टेंस सन से r2 है सपोज करो। फिर प्लैनेट और घूम के इधर पहुंचा, अब इसका डिस्टेंस सन से सपोज करो r3 है, ओके। तो अब हमने इन तीनों डिस्टेंसेस का एवरेज ले लिया। तो सपोज करो एवरेज कैसे लेते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने एवरेज लिया। तो एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइडेड बाय 3, ओके। पहले r1 डिस्टेंस था, फिर r2 था, फिर आगे बढ़ा तो r3 का, तीनों का एवरेज ले लिया। तो r क्या है, तीनों का एवरेज है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस है r। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि प्लैनेट को जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा प्लैनेट, तो एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है प्लैनेट को, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ओके। अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पे r1 से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होके फिर से वहाँ तक वापस आया, तो एक राउंड कंप्लीट किया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अगर प्लैनेट ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया अराउंड द सन, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो केपलर्स ने बताया कि टाइम पीरियड जो लगता है प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो एवरेज डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड required to complete one revolution, so square of the time period, okay, is directly proportional to the cube of average distance। r क्या है, r क्या है, average distance traveled by the planet to complete one revolution, that is r1 plus r2 plus r3 divided by 3। तो square of the time period is directly proportional to the cube of average distance। so square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun। तो यही है केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एंड टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने तीन लॉज, बड़े बेसिक लॉज देखे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तब तक इस लेक्चर को और रिवाइज आप कर सकते हो, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो। बाय, सी यू सून।